Students, my name is Rahul Nale and I am a physics faculty for JEE Mains and Advanced at Oxygen Institute Chandrapur, and I have 5 years of experience in this teaching field. Okay, from today we are starting our JEE Mains and Advanced portion, and we are going to start our first chapter, and name of the chapter is Units and Dimension. Okay, but before going into the chapter, we should first know about the subject we are going to study. Okay, we should first know what is physics. Okay, physics, you must have heard it that physics is a branch of science. साइंस क्या है ना, व्हाट इज साइंस. सो आज का लेक्चर यहीं से शुरू करते हैं. व्हाट इज साइंस. ठीक है, व्हाट इज साइंस. ठीक है, अब साइंस इज बेसिकली a systematic attempt to understand the natural phenomena in as much depth as possible and use the knowledge so gained to predict, modify and control phenomena. ये बेसिक साइंस की डेफिनेशन है. इसको पहले लिख लेते फिर समझते हैं इसको. ठीक है, इट इज अ सिस्टमैटिक attempt to understand natural phenomena in as much depth as possible and use the knowledge so gained to predict, modify and control phenomena. ठीक है, ये डेफिनेशन है. ठीक है, अब हमारे सराउंडिंग में, हमारे नेचर में ऐसे बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना होते रहते हैं जिससे हम लोग रेगुलरली इनकाउंटर भी करते हैं. जैसे रेगुलर रिपीटेशन ऑफ डे एंड नाइट, है ना, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से. ठीक है, एनुअल साइकिल्स ऑफ सीजन, हर साल तीनों सीजन्स आते हैं. अब वो क्यों होता है? वो होता है इसलिए क्योंकि अर्थ की एक्सिस जो है, अर्थ की रोटेशन की एक्सिस वो टिल्टेड है. ठीक है, एनुअल साइकिल्स ऑफ सीजन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो हो गया, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स हो गया, है ना, फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स हो गया, है ना, वॉल्केनिक इरप्शंस हो गया. तो ये सब कुछ नेचुरल फिनोमिना है. ठीक है, और भी जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस इन ग्लेशियर टू फॉर्म रिवर्स, है ना, ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है ना. फ्रीजिंग ऑफ लेक्स इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, है ना, ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है ना. राइज ऑफ वाटर लेवल टू द टॉप ब्रांच ऑफ ट्री, है ना, राइज ऑफ वाटर टू द टॉप ब्रांच ऑफ ट्री, ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है ना. हम लोग देखते हैं कि जो पेड़ है ना, पेड़ की सबसे टॉप ब्रांच की जो लीव्स है वो भी हरी होती है. अब हरी इसलिए होती होगी क्योंकि अंदर से, नीचे से, ज़मीन से कितने फीट नीचे से ऊपर तक पानी पहुंच पा रहा है. ठीक है, ये होता है. ठीक है, और भी बस बहुत सारे कोई चीज़ हाइट पे रखिए तो इट विल फॉल टू द ग्राउंड, है ना, ग्राउंड पे ही गिरेगी आके. ठीक है, ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है. फिर ऐसे बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना है, जैसे है ना, लिक्विड्स और गैसेस फ्लो करते हैं, सॉलिड डजंट फ्लो, है ना, सॉलिड डज नॉट फ्लो, ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है. ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स सब ग्रो करते हैं, सब छोटे से बड़े होते हैं, बड़े से छोटा कोई नहीं होता. ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है ना. ऐसे बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना हमारे आसपास होते रहते हैं. अब ह्यूमन माइंड जो है वो क्यूरियस है ना, ही वांट्स टू नो कि ये सब जो नेचुरल फिनोमिना हो रहे ये हो क्यों रहे, है ना, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, है ना, और ये किस किस कंडीशंस पे ये होंगे. ठीक है, तो इसके लिए वो इसी फिनोमिना पे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स करता है, बहुत सारे रिसर्च और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है. तो जब वो बहुत सारे रिसर्च और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उन्हें साइंटिस्ट लोगों को बहुत सारा नॉलेज मिलता है ना, उस फील्ड में बहुत सारा नॉलेज मिलता है. अब उस नॉलेज को ही जब वो दुनिया के सामने लेके आते, साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट करते, तो जब ये करते तो
उन्हें उस पर्टिकुलर फिनोमिना के बारे में बहुत सारा नॉलेज मिलता है, तो उस नॉलेज को फिर बाद में वो दुनिया के साथ शेयर करते हैं। तो वो जो नॉलेज है वही बेसिकली साइंस है ना, वही साइंस है। अब इसी नॉलेज से हम लोग चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान ले मैं कोई चीज़ को ऊपर से गिरा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं ज़्यादा हाइट से गिराऊंगा, जितनी मैं हाइट वेरी करूंगा उतना ही उसको टाइम लग रहा है ज़मीन तक पहुँचने के लिए, है ना। ज़मीन तक पहुँचने के लिए उतना ही उसको टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये मैंने ऑब्जर्वेशन किया, फिर मैंने और थोड़ा मैंने अच्छे से ऑब्जर्व किया, देखा कि यार ये 20 मीटर हाइट से अगर मैं ये पेन को गिरा रहा हूँ तो उसको ज़मीन तक पहुँचने के लिए इट टेक्स 2 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड, है ना। ये 2 सेकंड ले रहा है, ठीक है। फिर मैंने पेन के साथ पेन को गिरा के देखा, ये मुझे समझ में आया कि 2 सेकंड लग रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, बॉल गिराया, फिर तरबूज गिराया, फुटबॉल गिराया, तो मैंने देखा यार सबको नीचे गिरने के लिए 20 मीटर हाइट से ज़मीन तक पहुँचने के लिए 2 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट किया, फिर यही एक्सपेरिमेंट मैंने डिफरेंट लोकेशंस पे भी करके देखा, है ना। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट लोकेशंस पे भी करके देखा, ठीक है। तो ये मुझे नॉलेज मिला कि यार कोई भी चीज़ को जितना तुम ऊपर से गिराओगे उतना उसको टाइम लगेगा ज़मीन तक पहुंचने के लिए। ये कंक्लूजन मुझे मिला, है ना। फिर सेकंड कंक्लूजन मुझे मिला कि यार अगर किसी चीज़ को, कोई भी चीज़ हो फर्क नहीं पड़ता, उसको अगर 20 मीटर ऊपर से तुम गिराओगे तो उसको 2 सेकंड का टाइम लग रहा है ज़मीन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा कंक्लूजन था। अब कहीं पे कोई चीज़ मान ले 10 मीटर हाइट से गिर रही है ना, और मेरे को पूछा गया कि बताओ यार उसको ज़मीन तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ये किसी ने पूछ लिया, तो मुझे ये तो पता है और मुझे ऑप्शंस दे दिए कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड या 4 सेकंड। तो मुझे ये तो पता है कि यार वो 2 सेकंड, 3 सेकंड और 4 सेकंड नहीं हो सकता, क्योंकि 2 सेकंड के लिए उसको 20 मीटर ऊपर से गिरना चाहिए, है ना। और 3 और 4 सेकंड के लिए तो उसको ज़्यादा हाइट से गिरना चाहिए, 20 से भी ज़्यादा हाइट से गिरना चाहिए, है ना। तो मतलब आंसर क्या होना चाहिए, 1 सेकंड होना चाहिए, ठीक है। तो इससे मैंने चीज़ों को प्रेडिक्ट किया। अब इसको मॉडिफाई भी कर सकता है, अगर मेरे को चाहिए कि वो चीज़ को नीचे गिरने के लिए ज़्यादा टाइम लगे, 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगे, तो मेरे को उसको ज़्यादा हाइट से गिराना पड़ेगा। कम मेरे को चाहिए कि वो 2 सेकंड से कम टाइम में गिरे, तो 20 मीटर से कम हाइट मेरी होनी चाहिए, है ना। तो ये मैंने चीज़ों को प्रेडिक्ट किया, मॉडिफाई किया और कंट्रोल किया बेस्ड ऑन द नॉलेज, है ना, बेस्ड ऑन द नॉलेज। और वो नॉलेज को ही हम लोग साइंस बोलेंगे, ठीक है। तो वो साइंस है बेसिकली। अब जो हमारा नेचर है ना, नेचर में जो चीज़ें होती है उसको कुछ लॉज गवर्न करते हैं, है ना, उसको कुछ लॉज गवर्न करते। जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी यूनिवर्स में अगर कोई 2 चीज़ें, 2 बॉडीज पास है, तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, और वो जो लॉ होता है उसको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला जाता है, ठीक है। तो है ना, ये होता है। फिर कोई 2 चार्जेस को अगर मैं पास रखूं, है ना, अगर वो सेम नेचर के चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट नेचर के चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद फोर्स, है ना। ये कौन सा लॉ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ है ना। मैग्नेट को पास रखूंगा, मैग्नेट अगर सेम पोल पास रहते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट पोल रहेंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये भी एक लॉ है ना। न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन के अबाउट न्यूक्लियस नहीं घूमता, ये भी एक लॉ है, ठीक है। अर्थ के अबाउट मून घूमता है और अर्थ सन के अबाउट घूमती है, ये भी एक लॉ है। तो ऐसे बहुत सारे जो हमारे नेचर में चीजें होती है वो उसको कुछ लॉज गवर्न करते हैं, है ना, उसको कुछ लॉज गवर्न करते हैं जिसको हम लोग लॉज ऑफ नेचर बोलते हैं, जिसको हम लोग लॉज ऑफ नेचर बोलते हैं। अब इन लॉज ऑफ नेचर को पढ़ना और इन्हीं के मैनिफेस्टेशन को डिफरेंट फॉर्म्स में देखना, समझना और पढ़ना, इसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो साइंस हमको समझ में आ गया। अब साइंस के बाद फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर के जो लॉज है उनको पढ़ना, एंड देन मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स, है ना, इसको फिजिक्स बोलेंगे। तो इसको पहले लिख लेते हैं, है ना। व्हाट इज फिजिक्स, है ना। इट इज अ स्टडी ऑफ laws of nature, and their manifestation in different forms,
ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है। मतलब नेचर के जो लॉज है उनको पढ़ना और उन्हीं के मैनिफेस्टेशन को डिफरेंट फॉर्म्स में देखना, उसको फिजिक्स बोलेंगे, है ना। एग्जाम्पल के लिए लॉज तो मैंने बता दिए कुछ कुछ, है ना। अब मैनिफेस्टेशन क्या होता है? अभी क्या होता है, कभी कभी एक ही लॉ से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लिया मैंने ये चीज़ ऊपर से नीचे ड्रॉप की, हाँ मतलब ऊपर से ड्रॉप की, तो ये नीचे गिरेगी, ठीक है। क्यों? बिकॉज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पे काम करता है, ठीक है। दो बॉडीज को मैंने यूनिवर्स के अंदर पास पास रखा, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, है ना। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अब पानी अगर मैंने हायर लेवल, पानी फ्लो करता है, पानी कैसे फ्लो करता है? हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है ना। तो पानी हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ क्यों फ्लो करता है? उसके पीछे भी काम करने वाला लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही है, ठीक है। और तुमने सुना होगा कि जिसकी डेंसिटी कम होती है वो चीज ऊपर रहती है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो चीज नीचे रहती है ना। इसके पीछे कौन सा लॉ है? वो भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट चीजें एक्सप्लेन कर दी। तो यही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मैनिफेस्टेशन है डिफरेंट फॉर्म्स में, है ना। मैनिफेस्टेशन है डिफरेंट फॉर्म्स में, ठीक है। तो फिजिक्स क्या है? बेसिकली नेचर के जितने लॉज है, लॉज किसके होते हैं? नेचर के। जैसे मैंने किसी को पूछ लिया, मतलब कुछ बच्चों को पूछ लिया कि यार लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने बनाया, है ना। तो बच्चे बोलेंगे कि न्यूटन ने बनाया, है ना। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, तो न्यूटन ने बनाया। तो एक्चुअल में न्यूटन ने नहीं बनाया, न्यूटन ने डिस्कवर किया है। लॉ पहले से ही था, है ना। लॉ जो है वो नेचर का है, लॉ पहले से ही था। ऐसा होता था क्या कि जब न्यूटन पैदा हुआ था उससे पहले चीजें, न्यूटन ने जब लॉ डिस्कवर नहीं किया था तो उससे पहले चीजें हम लोग ड्रॉप करते थे, तो यार अर्थ पे गिरने के बजाय वो ऊपर चली जाती थी? नहीं होता था, है ना। तो लॉ जो था वो पहले से ही था, न्यूटन ने उसको डिस्कवर किया, फॉर्मुलेट किया, ताकि बाकी जनता उसको समझ पाए, ठीक है। तो ये है इसी को हम लोग फिजिक्स बोलते हैं, लॉज को पढ़ना, उसके मैनिफेस्टेशन को पढ़ना, ठीक है। फिजिक्स समझ में आ गया। और अगर इसको अच्छे से समझना है तो ऐसा सोचो, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि तुम्हारे दो फ्रेंड्स चेस खेल रहे हैं, ठीक है। दो फ्रेंड्स चेस खेल रहे हैं, तुम उनको अच्छे से, अब तुम्हें खेलना नहीं आता बिल्कुल भी, और तुम उन दोनों को ऑब्जर्व करो, ठीक है। तुम्हें बिल्कुल खेलना नहीं आता और वो दोनों खेल रहे हैं, तो तुम अच्छे से उनको ऑब्जर्व करो कि यार ये चाल किस तरह से चल रहे हैं, ठीक है। तुमने ऑब्जर्व किया कि यार ये जो पैदा है, कभी है ना, पैदा कभी एक कदम चला रहा है ना, कभी 2 कदम चला रहा है, कभी वो तिरछा चला रहा है, ठीक है। अब ये तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम्हें खेलना नहीं आता, लेकिन तुम उसको ऑब्जर्व करके सीखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो देखा तुमने कि यार वो कभी 2 कदम चल रहा है, 1 कदम चल रहा है, और कभी तिरछा चल रहा है, ठीक है। तो फिर तुमने और अच्छे से ऑब्जर्व किया, यार वो 2 कदम कब चल रहा है, 1 कदम कब चल रहा है, तिरछा कब चल रहा है ना। तो और तुमने धीरे ऑब्जर्व किया तो तुम्हें दिखाई दिया कि जब वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे होता है तभी उसको 2 कदम चला सकते हैं, है ना। और जब बाकी टाइम वो 1 कदम चलाते, ये तुमने देख देख के ऑब्जर्व किया कि यार 2 कदम तो तब चला रहे हैं जब वो इनिशियल पोजीशन पे हो। उसके बाद एक बार वो अपनी इनिशियल पोजीशन से आगे चल गया तो उसके बाद कभी उसको 2 कदम की चाल नहीं चला सकते, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, कि 2 कदम हमेशा इनिशियल वाली पोजीशन से चला रहा है। फिर देखा तुमने कि बाकी टाइम पे उसको 1 कदम ही चला रहे, ठीक है। फिर देखा तिरछा कब चलाते, तो तिरछा तुमने देखा कि यार उसको जब मारते, उसके गोटी मार रहे तब उसको तिरछा चलाते, है ना, उसको तिरछा चलाते, ठीक है। तो यहाँ से तुमने पैदे की चाल को समझ लिया, और अच्छे से ऑब्जर्व किया तो तुमने हाथी की चाल को भी समझ लिया, है ना। सिमिलरली इसी तरह से तुमने हाथी की चाल को भी समझ लिया कि हाथी को यार वो चला तो रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, है ना, लेकिन वो कभी 1 कदम चला रहा है, कभी 2 कदम चला रहा है, कभी 3 कदम चला रहा है। तो तुमने कंक्लूड किया कि यार हाथी को एक स्ट्रेट लाइन में 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम या कितना भी चला सकते, लेकिन हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ठीक है। तो ये हाथी की चाल को तुमने को समझा, ठीक है। जो एक्चुअल चीजें हो रही है, जो एक्चुअल वहां पे लॉज चेस के है, उसके तुम करीब आ गए, जो एक्चुअल लॉज है उसके पीछे काम, चेस के पीछे उसके तुम करीब आ गए, उसको तुमने समझा, है ना। तो साइंटिस्ट लोग यही करते हैं। तो हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना, तुम जो चेस को देख रहे हो, तुम साइंटिस्ट हो, है ना, और वहां पे चेस में जो चीजें हो रही है वो उसके खुद के लॉज की वजह से हो रही है।
तो बड़ा सा चेस बोर्ड एक नेचर है ना, जिसको उसके खुद के लॉज चला रहे हैं, और तुम साइंटिस्ट हो जो उस चीज को देख के समझने की कोशिश कर रहे हो। हमको खुद से चीजों को देख के समझना पड़ेगा। नेचर हमको कभी खुद से आके नहीं बताएगा कि हाँ भाई हमारे पास ये ग्रेविटेशन का लॉ है, हम ये लॉ फॉलो करते हैं, तुम लिख लो इसको, है ना। हमें खुद से देख के समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आप आओ, ठीक है। तो ये है यही है फिजिक्स, ठीक है। तो हमको फिजिक्स के बारे में समझ में आ गया, हमको साइंस के बारे में समझ में आ गया। अब इसमें एक और चीज हमको हल्की सी बात करनी पड़ेगी, यार फिजिक्स में कितनी चीजें हम लोग पढ़ सकते हैं, मतलब कितनी साइज की चीजें, कितनी मास की चीजें इसमें आ सकती है फिजिक्स सब्जेक्ट में। तो फिजिक्स का स्कोप, जिसको हम लोग फिजिक्स का स्कोप बोलते हैं, तो स्कोप ऑफ फिजिक्स बेसिकली बहुत लार्ज है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की साइज से लेके यूनिवर्स की साइज जितनी है उतनी तक की चीजें आ सकती है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से लेके साइज ऑफ मास ऑफ यूनिवर्स तक की चीजें इसमें इंक्लूड हो सकती है, ठीक है। तो ये स्कोप ऑफ फिजिक्स हो गया, इसको जो चाहिए आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, चैप्टर्स पे चलते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन, हेडिंग डालते हैं हम लोग यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। अब यूनिट्स क्या है, डायमेंशन क्या है, इस पे हम लोग बाद में आएंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। हेडिंग लिख लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। अब दुनिया में दो तरह की क्वांटिटी है, एक होती है फिजिकल क्वांटिटी, एक होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो हम लोग बात कर रहे थे कि लॉज ऑफ नेचर के बारे में, है ना, लॉज ऑफ नेचर के बारे में, नेचर के खुद के लॉज होते हैं जिसको हम लोग लॉज ऑफ नेचर बोलते हैं, ठीक है। अब उन लॉज ऑफ नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ क्वांटिटीज यूज होती है। जैसे न्यूटन ने जब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर किया, तो उसको बाकी जनता को समझाने के लिए उस लॉ को एक्सप्रेस करने की जरूरत पड़ी, उस लॉ को एक्सप्रेस करने की जरूरत पड़ी। तो उस लॉ को एक्सप्रेस करने के लिए उसने कुछ क्वांटिटीज यूज की जिसको वो मेजर भी कर सकता है। उस लॉ को एक्सप्रेस करने के लिए उसने कुछ क्वांटिटीज यूज की जिसको वो मेजर भी कर सकता है। उन क्वांटिटीज को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे, ठीक है। तो क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द लॉज ऑफ नेचर एंड विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासेस is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them, है ना। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय, आज पर ये लॉ है। अब यहाँ पे क्या क्या क्वांटिटी यूज है, ये फोर्स, मास, है ना, m1 m2 और ये r डिस्टेंस है। तो इनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे, इनको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल्स देखते हैं इसके, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिखते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ से। The quantities which are used to express the laws of nature, एक ही लॉ नहीं है, बहुत सारे laws of nature and which can be measured डायरेक्टली मेजर कर पाए और इनडायरेक्टली आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। ये डेफिनेशन है फिजिकल क्वांटिटीज की, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें हम लोग नेचर के जो डिफरेंट इतने सारे जो लॉज है उन सबको, जो मतलब जो भी हम लोग फिजिक्स में फॉर्मूलेज पढ़ेंगे या जो भी फॉर्मूलेज हम लोग पढ़ेंगे उसको
एक्सप्रेस करने के लिए जो क्वांटिटीज यूज की जाएगी, है ना, वहां पे जो क्वांटिटीज दिखेगी हमको वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। तो ये है आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी पहले वाला एग्जाम्पल, इसमें फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी था, मास फिजिकल क्वांटिटी था, फिर डिस्टेंस को हम लोग लेंथ बोलते, क्वांटिटी का नाम लेंथ है, ठीक है, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है। फिर अगर फोर्स आ गया तो एक्सेलरेशन भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिर उसके बाद वेलोसिटी या स्पीड भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिर और एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये कोई ना कोई फॉर्मूले में तो आएगा, कोई ना कोई लॉ को एक्सप्रेस करने के लिए तो यूज होता ही है, तो उनको सबको फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है, ठीक है। ये एग्जांपल्स है फिजिकल क्वांटिटी के। अब एक और टाइप की क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग नहीं लिखने वाले, उसको बोला जाता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, है ना। अब जिन क्वांटिटीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, जिनको मेजर नहीं कर सकते उनको हम लोग नॉन फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला कि माँ का अपने बेटे के प्रति प्यार, है ना, तो इसको हम लोग नाप नहीं सकते, इसको हम लोग कोई स्केल से नाप नहीं सकते, तो इसको हम लोग नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। दो दोस्त के बीच में दोस्ती, कितनी है दोस्ती? बहुत है। कितनी है? ना तुम कभी एक्सप्लेन कर पाओगे, ना मैं कभी समझ पाऊंगा कि कितनी है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। तो ये दो टाइप की क्वांटिटी हुई, फिजिकल क्वांटिटी और एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी को जब मेजर ही नहीं कर सकते उसको लिखने में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे चलते, फिजिकल क्वांटिटी जो है इसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक को बोला जाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक को बोला जाता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वो देखते हैं। पहले ये लिख लीजिए। हाँ, तो चलिए, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और जो क्वांटिटीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती, एक दूसरे में कन्वर्ट भी नहीं होती है, उसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। द क्वांटिटीज which can be measured directly and are independent of each other। इंडिपेंडेंट बोलो या आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल, है ना, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। डिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आर नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो ये हुआ है, ठीक है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने क्या बोला तुम्हें कि यार ये जो बोर्ड है इसकी लेंथ नापो, ठीक है, इसकी लेंथ तुमको बोला गया कि नापो, ठीक है। तो तुमने क्या किया, तुम डायरेक्टली एक स्केल लेके आओगे, स्केल लेके आके यहाँ से इधर लगा दोगे और नाप लोगे, है ना। बोलोगे कि हाँ सर इतना, ये 4 इंच 6 इंच आ रहा है या 7 इंच आ रहा है, जो भी है, ठीक है, तो इतना आएगा, इस तरह से नापोगे। या दूसरा तरीका यूज करोगे कि ऐसा कर लिया, इसकी डेंसिटी नाप ली तुमने, फिर इसका टेम्परेचर नाप लिया, ठीक है, इसको पकड़ के डेंसिटी नापने लग गए, इसका एरिया नाप लिया, ठीक है, इसका टेम्परेचर नाप लिया, ठीक है, ये सब नाप लिया। क्या ये नापोगे? नहीं नापोगे। डायरेक्टली अगर मैंने तुम्हें लेंथ पूछा है तो लेंथ को तुम डायरेक्टली नाप सकते हो, ठीक है। तो लेंथ ऐसी क्वांटिटी है जो बाकी क्वांटिटीज पे अपने मेजरमेंट के लिए डिपेंडेंट नहीं होती है, ठीक है, उसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोल दिया। कि इसका वेट नाप, तो तुम इसका वेट डायरेक्टली इसको उठा के, किसी भी चीज का वेट नापना है तो इसको उठा के सीधा सीधा तुम उसको वेइंग मशीन पे रख दोगे और बता दोगे कि हाँ सर इतना वेट आप लोग, ठीक है, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, जिसको हम लोग डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, और वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए, है ना, अब दुनिया में 7 ऐसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है,
ठीक है, दुनिया में जितने इतने सारे फॉर्मूले बने हैं फिजिक्स के, इतने सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन सिर्फ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, बाकी सारी क्वांटिटीज इन्हीं से डिराइव्ड है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए है ना, एक टेबल ही बना लेते, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे उसका यूनिट लिख देते है ना, और ब्रैकेट में हम लोग उसका सिंबल लिख लेते, किसका सिंबल, यूनिट का सिंबल। ठीक है, एग्जांपल के लिए सबसे पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है तुम्हारी लेंथ। लेंथ एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट होता है मीटर, जिसको तुम छोटे m से रिप्रेजेंट करते हो। लेंथ होता है, तो मास भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, और जिसको तुम केजी लिखते हो। ठीक है, टाइम अगर नापना होता है तो हम लोग डायरेक्टली नापते हैं, है ना। जब मैंने पूछा कि क्लास कितने टाइम चलेगी या चल रही है, कितना टाइम हो गया चल के, तो तुम डायरेक्टली टाइम नापोगे, है ना। तो ये भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसको सेकेंड्स, इसको अच्छा, इसको यूनिट की जगह पे हम लोग यहाँ पे SI यूनिट लिखते हैं, मतलब यूनिट की जगह पे SI यूनिट लिखते हैं। ठीक है, तो ये टाइम हो गया। फिर होता है फोर्थ क्वांटिटी होती है टेम्परेचर। टेम्परेचर को अभी वैसे तो बहुत सारे स्केल्स, वैसे टेम्परेचर का ये जो यूनिट्स है इसको बहुत सारे स्केल्स में नापा जाता है, बहुत सारे डिफरेंट यूनिट्स में नापा जाता है, लेकिन हम लोग लिख रहे हैं SI यूनिट। तो टेम्परेचर का SI यूनिट होता है केल्विन, जिसको हम लोग कैपिटल K लिखते हैं। ठीक है, फिर फिफ्थ फंडामेंटल क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर में नापते हैं, इसको हम लोग कैपिटल A लिखते हैं। ठीक है, फिर सिक्स फंडामेंटल क्वांटिटी होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल में नापते हैं। ठीक है, मोल में हम लोग नापते हैं। ये वाली टर्म, ये वाली क्वांटिटी तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे। ठीक है, फिर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब जैसे कोई चीज़ कितनी ब्राइट है, कोई चीज़ कितनी ज़्यादा ब्राइट है, वो उसको मेजर करने के लिए क्वांटिटी यूज होती है, जिसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोला जाता है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है 11th-12th के, ये कभी आएगा नहीं, लेकिन अगर हायर फिजिक्स पढ़ोगे तुम तो उसमें कभी यूज होगा, है ना। इसका यूनिट होता है कैंडेला, इसको हम लोग CD लिखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, और बाकी सारी दुनिया में जो भी क्वांटिटीज है इन्हीं 7 क्वांटिटीज से डिराइव्ड है, इन्हीं 7 क्वांटिटीज से डिराइव्ड है। तो ये है। अच्छा, इसी में कुछ और 2 क्वांटिटीज को भी ऐड किया जाता है, जिसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोला जाता है ना। इसी फंडामेंटल क्वांटिटीज में 2 और क्वांटिटीज ऐड किया जाता है, जिसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोला जाता है। तो ये लिख लेते, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बेसिकली 2 होती है, एक होता है तुम्हारा प्लेन एंगल और एक होता है तुम्हारा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल वो एंगल जो अब तक तुम पढ़ते आ रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे प्लेन में ऐसे 2 रे खींच ली, है ना, बोर्ड पे 2 रे खींच ली, तो इनके बीच में जो एंगल आएगा इसको तुम प्लेन एंगल बोलोगे, एक प्लेन में होता है। ठीक है, इसको नापने के लिए SI यूनिट होता है रेडियन, इसको रेडियन में हम लोग नापते हैं प्लेन एंगल को। एक और टाइप का एंगल होता है जो 3D में बनता है। ठीक है, 3D में बनता है, जिसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे तुम आइसक्रीम अगर कभी खाई होगी तुमने कोन वाली, तो उसमें जो लास्ट यहाँ पे जो एंगल बनता है वो एक 3D में एंगल होता है। यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 3D में एंगल होता है, इसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सॉलिड एंगल को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ेंगे। प्लेन एंगल के बारे में तो हम लोग जानते ही है। ठीक है, आगे जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे उसके बारे में प्लेन एंगल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो सॉलिड एंगल को हम लोग स्टीरेडियन यूनिट में नापते हैं, स्टीरेडियन यूनिट में नापते हैं, और जिसका सिंबल होता है SR।
जिसका सिंबल होता है SR, ऐसा यहाँ पे बना ही लेते। ठीक है, तो ये क्वांटिटी लिख ली, यहाँ पे यूनिट लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा प्लेन एंगल को डिग्री में भी नाप सकते हैं, लेकिन हम लोग जो यूनिट लिख रहे हैं वो SI यूनिट लिख रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट यहाँ पे हम लोग बोलते हैं इसका रेडियन, है ना, इसको लिखते हैं हम लोग रेडियन, RAD रेड। ठीक है, तो ये हुआ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, लिख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप की क्वांटिटी आती है जिसको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। अब ये जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है बेसिकली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही डिराइव्ड है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही डिराइव नाम से ही पता चलता है किसी चीज से डिराइव किया गया। ठीक है, तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही मिला के हम लोग एक नई टाइप की क्वांटिटी बनाते हैं जिसको हम लोग डिराइव क्वांटिटी बोलते हैं, है ना। लिख लेते हैं, द क्वांटिटीज which are measured, पहले तो ऐसा लिखते हैं, which are measured indirectly। ठीक है, and which depend on fundamental physical quantities for their measurements are known as derived physical quantities। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है। अब याद करो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन में हम लोग ने ऐसा लिखा था कि विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, ऐसा बोला था। अब जिस क्वांटिटीज को हम लोग डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, जिन क्वांटिटीज को हम लोग इनडायरेक्टली मेजर करते हैं उनको हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली वही है कि जिन क्वांटिटीज को हम लोग इनडायरेक्टली मेजर करेंगे उनको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो मेरे को किसी ने बोला कि तुम स्पीड नाप के बताओ, है ना, तो स्पीड नापने की तरीका क्या है, मैं क्या करूंगा, देख लूंगा कि यार मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ और कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा हूँ, तो मैं डिस्टेंस नापूंगा। ठीक है, मैं डिस्टेंस नापूंगा, उसके बाद उसको कितने टाइम में मैंने कवर किया उससे डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ, है ना। टाइम तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम ही है। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है स्पीड, ये दो फिजिकल क्वांटिटीज पे, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, इन क्वांटिटीज से ये, इन दोनों क्वांटिटीज के मिक्सचर से ये डिराइव्ड है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे, इसको हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। इसका यूनिट क्या आएगा, इसका यूनिट आएगा SI यूनिट ही लिखते हैं फिर से, SI यूनिट होगा इसका मीटर पर सेकेंड, ऐसा लिख, है ना, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने तुमको बोला इसी में, जैसे हम लोग ने लेंथ नापी थी, मैंने बोला कि यार तुम क्या करो एरिया नाप के बताओ मेरे को, तो तुम क्या करोगे, एरिया नापने के लिए तुम लेंथ निकालोगे और ब्रेड्थ निकालोगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। लेंथ मतलब लेंथ ही है, लेंथ को हम लोग मीटर में नापते, ब्रेड्थ को भी हम लोग मीटर में ही नापते, तो लेंथ इंटू लेंथ ही है। तो यहाँ पे ये जो एरिया क्वांटिटी है लेंथ पे डिपेंडेंट है, लेंथ से डिराइव्ड है, तो इसको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, अब स्पीड आ गया, तो स्पीड आने के बाद एक्सेलरेशन भी आ जाता है। एक्सेलरेशन हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब वेलोसिटी खुद ही एक, है ना, अच्छा इसका यूनिट क्या आता है, स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर नहीं, स्क्वायर मीटर। मीटर स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर, एक स्क्वायर जिसकी लेंथ
1 मीटर है, तो स्क्वायर मीटर बोलना सही रहता है, मीटर स्क्वायर मत बोलना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी पर टाइम पर यूनिट टाइम, है ना। अब वेलोसिटी खुद ही एक डिराइव्ड क्वांटिटी, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे टाइम का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका यूनिट आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वांटिटी जो है एक्सेलरेशन भी लेंथ और, है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बनी हुई है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स भी आएगा, फोर्स आ गया तो टॉर्क भी आएगा, वर्क भी आएगा, एनर्जी भी आएगी, है ना, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज आएगी, ठीक है। तो ये सारी क्वांटिटीज उनको हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। हम लोग इसके बाद डायमेंशन, है ना, यूनिट्स एंड डायमेंशन में यूनिट्स पढ़ेंगे अभी आज, उसके बाद डायमेंशन पढ़ेंगे, तो डायमेंशन में बेसिकली इसी पे बात करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे ये वो सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज नहीं लिख रहा हूँ, अभी वो आगे आएगा ही, ठीक है। तो ये बेसिक इसके एग्जाम्पल हो गए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के, ठीक है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी लिख लीजिए, मिटा देता हूँ फिर, ठीक है। फिर आता है यूनिट, है ना, जो हेडिंग लिखी है उसका पहला पार्ट यूनिट। अब यूनिट क्या होता है, यूनिट एक बेसिकली एक स्टैंडर्ड है जो हम लोग चूज करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज अ स्टैंडर्ड चोजन टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे मैंने बोला तुमको कि यार ये बोर्ड की लेंथ नापो, बार बार यही बोर्ड की लेंथ इसलिए ले रहा है क्योंकि यही है अपने पास, ठीक है। तो इसकी लेंथ नापो, तो मैंने क्या किया, तुमको एक पेन, तुम्हारे पास अब स्केल तो होगी नहीं, तो तुम अब अपने पास पेन है, तो पेन को स्टैंडर्ड मान के क्या हम लोग इसकी लेंथ नाप सकते, तो बिल्कुल नाप सकते। तो इससे हम लोग ने नापा, है ना, इसको हम लोग ने नापा तो देखा कि यार ये 7 पेन के बराबर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो स्टैंडर्ड चूज किया है वो पेन की लेंथ को चूज किया है, ठीक है। तो पेन की लेंथ को हम लोग यूनिट बोलेंगे, पेन की लेंथ को हम लोग यूनिट बोलेंगे। सिमिलरली अगर मेरे को इसका वेट नापना है, तो किसी और चीज से मैं इसको कंपेयर करके, कोई भी चीज मेरे पास मान ले एक पत्थर है, तो पत्थर का वेट मैंने स्टैंडर्ड माना और उससे इसका वेट मेजर किया, इससे इसका वेट मेजर किया, तो पत्थर जो है वो एक यूनिट है, तो ऐसी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम लोग जो स्टैंडर्ड चूज करते उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, और जैसे हम लोग एक यूनिट के बारे में जानते हैं मीटर, है ना, मीटर बेसिकली इतनी लेंथ होती है ना। अब जैसे मैंने पेन जो एग्जांपल लिया, उसमें क्या दिक्कत आएगी कि मैंने पेन से ये बोर्ड की लेंथ नाप ली, है ना। अब मेरे पास एक और चीज है डस्टर, अब तुम बोलोगे कि सर ये पेन से नापने से अच्छा डस्टर से नाप लो, ठीक है। तो नाप तो लूंगा, मैंने मान लिया डस्टर से नापा तो 6 डस्टर आया, इसकी लेंथ 6 डस्टर आई, पेन से नापा तो 7 पेन आई। अब मुझे इनके बीच में कन्वर्जन भी चाहिए होगा, तो ये सब अब मेरे पास 2 चीजें हैं। अब हो सकता है कोई और टीचर होगा, कोई और बोर्ड होगा जिसकी लेंथ कुछ और होगी, उसकी पेन हो सकता है शाकालाका बूम बूम वाली बड़ी सी पेन होगी, तो उससे कुछ और मेजरमेंट आएगा और उसको कन्वर्ट करना फिर दिक्कत वाला काम होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड चूज करते हैं सो दैट कि वो स्टैंडर्ड हर जगह पे सेम हो। लेंथ के लिए हम लोग स्टैंडर्ड चूज करते हैं मीटर, है ना, मीटर। जैसे मैंने बोला 1 मीटर की लेंथ इतनी होगी, वो कहीं पे भी तुम लेके जाओ, वो उसकी लेंथ उतनी ही रहेगी, 1 मीटर, ठीक है। कोई भी दुनिया में तुम्हारा दोस्त भी होगा, उसके पास भी स्केल होगी, वो भी अगर 1 मीटर बोलेगा तो वहां का 1 मीटर और यहाँ का 1 मीटर सेम ही होगा, है ना। वहां का 1 मीटर और यहाँ का 1 मीटर सेम ही होगा, तो उससे हमारा जो कैलकुलेशन है वो गलत नहीं आएगा, हमको कन्वर्ट करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे हम लोग ने लेंथ नापी
मेरे को किसी ने फोन करके पूछा कि यार तुम्हारा बोर्ड की लेंथ कितनी है, मेरे को भी एक बोर्ड खरीदना है सेम लेंथ, तो मैंने इससे बोर्ड की लेंथ नापी, मान ले 2 मीटर आ गई, ठीक है, तो मैंने उसको फोन पे कन्वे कर दिया कि 2 मीटर की लेंथ है, तो सीधा अपनी खुद की स्केल उठाएगा, दुकान में जाएगा, 2 मीटर का बोर्ड लेके आएगा, है ना, उसके कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो 1 मीटर जो है वो एक स्टैंडर्ड है, इतनी लेंथ को बोला जाता है। एक्चुअल में मीटर को इस तरह से अप्रोक्सीमेट लेते हैं हम लोग, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 बाय 300 मिलियन सेकेंड्स इज नोन एज 1 मीटर, ठीक है। इसको मीटर को इस तरह से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो उतनी लेंथ वो निकालते हैं तो इतनी कुछ आती है जो हमारे 1 मीटर के बराबर होती है, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड चूज किया गया, उससे हम लोग चीजों को मेजर करेंगे, ठीक है। तो 1 मीटर वो हो गया। अब उसी में स्टैंडर्ड हम लोग इस तरह का भी चूज कर सकते हैं, मान ले मेरे को ये पेन की लेंथ नापनी है, तो पेन की लेंथ में मीटर वाली स्केल से नहीं नाप सकता, तो उसके लिए मेरे को और एक स्केल चाहिए, है ना, और एक स्केल चाहिए। तो बोला गया कि यार ऐसा करो, अब इसको एक अलग तरह का यूनिट चूज करो इसके लिए। मीटर वाला यूनिट मेरे काम का नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू मेरी पेन की लेंथ, तो उसके लिए अलग यूनिट डिफाइन किया जाता है, सेंटीमीटर, है ना। अगर और चीजें छोटी हो जाती तो मिलीमीटर, फिर माइक्रोमीटर, है ना। तो ऐसे बहुत सारे यूनिट्स हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम सारे यूनिट्स लेंथ के ही है ना। तो मीटर के बारे में बता दिया, फिर सेंटीमीटर के बारे में बता दिया, इसके बारे में बता दिया, ठीक है। और जैसे मान लो इसका और एग्जांपल में मेरे को इसका वेट नापना है, तो वेट नापने के लिए फिर वही दिक्कत आएगी कि यार किसको स्टैंडर्ड माने, है ना। तो एक स्टैंडर्ड चूज किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं किलोग्राम, है ना, सब जानते हैं। तो किलोग्राम बेसिकली एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्लैटिनम इरिडियम एलॉय, उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखो तो उसका जितना वेट आता है उसको 1 किलोग्राम बोला जाता है, उसको 1 किलोग्राम बोला जाता है। स्टैंडर्ड उसी को चूज किया जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे डिफरेंट यूनिट्स के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड चूज किए जाते हैं। 1 सेकेंड चूज किया जाता है, तो 1 सेकेंड बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन का टाइम होता है सीजियम वाले इलेक्ट्रॉन का, उसके हम लोग कोई तो ये होता है। तो ऐसे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड चूज किया जाता है जिसको हम लोग यूनिट बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यूनिट बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए लिखना है तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी के बाद हम लोगों ने जब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी लिखा है तो साइड में मैंने यूनिट्स भी लिखा दिए, है ना। तो वो उनके स्टैंडर्ड्स है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे भी लिख लेते फिर टाइम पास में। एग्जाम्पल में एक हो गया तुम्हारा मीटर, एक हो गया तुम्हारा किलोमीटर, है ना, केजी बोल दो, है ना, टेम्परेचर का केल्विन बोल दो, और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर बोल दो, ऐसे बहुत सारे। और इनके ये तो कुछ फंडामेंटल वाले लिखे हैं मैंने, कुछ डिराइव्ड वाले भी लिख लेते, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहाँ से आता है, ये फोर्स का यूनिट होता है, ठीक है। ये फोर्स का यूनिट, जैसे फोर्स का हम लोग यूनिट बोलते हैं ना, फोर्स का यूनिट हम लोग बोलते न्यूटन। तो न्यूटन बेसिकली आता कहाँ से है, न्यूटन आता है मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद। मास का यूनिट होता है केजी और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम लोग नाम देते हैं न्यूटन, तो यह है यूनिट के बारे में, है ना। अब यूनिट को हम लोग 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, एक को हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होगा, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स, द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स। ये लिख लेना अपने मन से, ठीक है। आगे चलते, हम लोग आगे चलेंगे, एक छोटा सा पार्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे लिख लीजिए इसको, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आगे चलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे, है ना। अब क्या हुआ कि मैंने बोला यूनिट का एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो अलग अलग देश में क्या हुआ, उन्होंने बोला कि हम अपना अलग अलग स्टैंडर्ड चूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम लोग वेट जब नापते तो केजी में नापते, केजी या ग्राम में, ठीक है। डिपेंड करता कि किस तरह की चीज यूज करें, जैसे सोने का वेट नापना है तो तोले में नापते, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग सेम चीज, अगर तुमने WWE देखी होगी, WWE में वहां पे जो रेसलर होते हैं उनका वेट पाउंड्स में दिया जाता है ना, पाउंड्स में दिया जाता है। तो ब्रिटिशर्स जो है उनको पाउंड्स वाला ज्यादा पसंद है, वो केजी में नहीं नापते, उनको पाउंड्स अच्छा लगता है, ठीक है। वो लोग लेंथ को, जैसे हम लोग लेंथ किस में नापते हैं, मीटर में नाप लेते हैं नॉर्मली, चलने वाली या जो भी है,
ठीक है, तो मीटर में नापते। वहां पे वो लेंथ को फीट में नापते, फीट या फुट में नापते। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट देशों में अपना उन्होंने अपना सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया, है ना, अपना सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया। ठीक है, अब कुछ बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे वैसे, लेकिन कुछ चार सिस्टम फेमस हुए, जिनका नाम है, एक तो है फुट पाउंड सेकेंड, है ना, एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम मतलब ये ब्रिटिशर्स ने यूज किया है, ये उनको ये ज्यादा पसंद है। ठीक है, इसमें क्या करते वो लोग, मास को वो लोग नापते पाउंड में। ठीक है, लेंथ को वो लोग नापते फुट में। ठीक है, और टाइम को वो लोग नापते सेकंड में। ठीक है, पहला सिस्टम ब्रिटिशर्स वाला ये है। ठीक है, फिर सेकंड सिस्टम जो थोड़ा बहुत और पॉपुलर हुआ, जिसको हम लोग बोलते सीजीएस, है ना, सीजीएस सिस्टम में हम लोग क्या करते, मास को हम लोग नापते ग्राम में, है ना। सी मतलब यहीं से, जैसे एफपीएस है, एफपीएस मतलब फुट पाउंड और सेकंड, यहाँ पे सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड। तो मास नापते हम लोग ग्राम में, लेंथ नापते हम लोग सेंटीमीटर में, है ना, और टाइम नापते हम लोग सेकंड में। ठीक है, ये हुआ सीजीएस सिस्टम। ये फ्रांस वालों ने ज्यादा यूज किया, हमारे काम का नहीं है, बस टाइम पास। थर्ड है एमकेएस सिस्टम, लगभग हमारा एसआई यूनिट सिस्टम जैसा ही है। एमकेएस में हम लोग मास को नापते केजी में, किलोग्राम में, लेंथ को नापते हम लोग मीटर में, और टाइम को नापते हम लोग सेकंड में। ठीक है, अब क्योंकि क्या हुआ, बाद में इंटरनेशनल ट्रेड जब बढ़ा, है ना, जैसे हमको एक देश से कुछ चीज मंगानी है, दूसरे देश से कोई चीज मंगानी है, तो उस देश में मान ले ये वाला सिस्टम ज्यादा चलता है, फुट पाउंड सेकंड वाला सिस्टम ज्यादा चल रहा है ना। तो हमको जब हमारे देश में मान ले ये वाला सिस्टम चल रहा है ना, एमकेएस वाला सिस्टम चल रहा है, तो जब मुझे कोई चीज मंगानी होगी तो कन्वर्जन वाला प्रॉब्लम आएगा, है ना। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, कर तो सकती, लेकिन फालतू में प्रॉब्लम आएगा, है ना। फालतू में कन्वर्जन वाला टाइम जाएगा, कन्वर्जन करो, ये करो, फालतू झंझट होगी। ठीक है, तो उससे बचने के लिए एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स लाया गया, जिसको हम लोग एसआई सिस्टम बोलते हैं, है ना, एसआई सिस्टम। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इसको ऐसा मत देखो कि सर एसआई लिखा है तो आईएएस कैसे लिख दिया आपने। ठीक है, तो वो बेसिकली फ्रेंच में लिखा हुआ है ना, बेसिकली फ्रेंच में लिखा हुआ है ना। इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ठीक है, तो ये होता है। अब एसआई सिस्टम इसलिए लाया गया क्योंकि इसमें फिर कन्वर्जन वाला पंगा चल रहा था, है ना, इसमें कन्वर्ज करना पड़ रहा था हमको, तो इसलिए एसआई सिस्टम लाया गया। ठीक है, इसमें मास को हम लोग नापते किलोग्राम में, लेंथ को नापते हम लोग मीटर में, है ना, और टाइम को नापते हम लोग सेकंड में। और सारी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसके एसआई यूनिट्स मैंने लिखा दिए, एसआई यूनिट्स मैंने लिखा दिए, एसआई यूनिट लिखा दिए। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज के हम लोग यूनिट धीरे धीरे पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशंस, उसमें डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में और थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।